हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, मेटल नॉन मेटल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन करवाया था वाटर के साथ, और आज हम करेंगे मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, ऑल्दो इसका कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। अगर किसी ने वाटर वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने पूरा वाटर का और डाइल्यूट एसिड का कंसेप्ट आपको समझाया कि किस तरीके से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। राइट, तो बात करते हैं रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड की। रिएक्शन पहले मेटल का ले लेते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स। बच्चों, जब हम डाइल्यूट बोलते हैं तो डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है एसिड के कंपैरिजन में। एसिड कम है, वाटर ज़्यादा है, उसको बोलेंगे डाइल्यूट। और अगर उल्टा कर दोगे, एसिड ज़्यादा कर दोगे, वाटर कम कर दोगे कंसंट्रेशन वाइज, तो वो हो जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? डाइल्यूट एसिड की। अब एक जनरल आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अपन ने HCl ले लिया। आपने HCl का एक्वा सोल्यूशन लिया है, कौन सा? डाइल्यूट सोल्यूशन लिया है। राइट, तो इसमें होगा क्या? इसमें H प्लस और Cl माइनस ये इस तरीके से डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे। यही तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है ना, इट गिव्स H प्लस आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो HCl क्या हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही डिसोसिएट हो जाएगा, H प्लस बना लेगा। अब ये जो H प्लस है, अगर इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उसको ये इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाया तो वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट नहीं होगा और वहां पर रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स आर व्हाट? दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन H प्लस गेन कर लेगा, H प्लस कन्वर्ट हो जाएगा किस में? हाइड्रोजन में। और जो मेटल जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो अपने किसी ना किसी पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो +1 का चार्ज आ रहा होगा, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं तो +2 का, और 3 करे हैं तो +3 का चार्ज आ रहा होगा। ये बन गया पॉजिटिव आयन। यहां से आपको जो भी एसिड है उसका काउंटर नेगेटिव आयन मिलेगा। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? एक आयोनिक कंपाउंड बना लेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट। तो अगर आपने H2SO4 ले लिया तो Cl माइनस की जगह क्या आ जाएगा? SO42 माइनस आ जाएगा, सल्फेट बन जाएगा। अगर आपने HCl लिया है तो सॉल्ट कौन सा बन जाएगा? क्लोराइड बन जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस होगा, इस तरीके से रिएक्शन होगा। राइट, तो अगर हम इसमें प्रोडक्ट्स की बात करें और मेटल के रिएक्शन की बात करें डाइल्यूट एसिड के साथ, तो मेटल का जब रिएक्शन होगा, क्योंकि मेटल ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, उसमें रिएक्शन पहली चीज तो क्या है? पॉसिबल है। दूसरा, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? एक तो निकलेगी हाइड्रोजन गैस और दूसरा क्या बन जाएगा? सॉल्ट। राइट, अब इसकी एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों। तो मेटल का रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड से हो रहा है तो मेटल हमने किस स्टेट में लिया? सॉलिड स्टेट में लिया है। आप इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हो? डाइल्यूट एसिड के साथ करवा रहे हो। डाइल्यूट एसिड की स्टेट क्या रहेगी? फिजिकल स्टेट एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट भी कौन सी स्टेट में आ जाएगा? एक्वस स्टेट में आ जाएगा। और साथ में क्या लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये एक जनरल इक्वेशन आ जाएगी जब मेटल रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ। अब मैं आपको, जब मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ाया था, वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ाया था, तो उसमें हमने रिएक्टिविटी को कंसिडर किया है कि भाई रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो ये होगा, रिएक्टिविटी जैसे जैसे कम होती चली जाएगी यही होता चला जाएगा। वो फर्क यहाँ पर भी है। जब आप हाईली रिएक्टिव मेटल्स का डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कुछ डिफरेंट रहेगा, लेस रिएक्टिव का करवाओगे कुछ डिफरेंट रहेगा, ये रहेगा। बट हम वैसे वाले केसेस यहाँ पर नहीं पढ़ते, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ किस चीज में होता है? इन द विगर ऑफ द रिएक्शन। मतलब जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, अगर आप हाईली रिएक्टिव मेटल का रिएक्शन आपने करवाया डाइल्यूट एसिड के साथ, सोडियम का करवा दिया, पोटेशियम का करवा दिया, कैल्शियम का करवा दिया, तो हाइड्रोजन गैस तुरंत निकलती है, बहुत विग्रसली निकलती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है, जो विगर है हाइड्रोजन की निकलने की, जो हाइड्रोजन गैस की विगर है वो क्या होने लग जाती है? इंटेंसिटी क्या होने लग जाती है? कम। ठीक है, ये फर्क रहेगा। तो आप यहाँ पर जब एग्जाम में भी, बोर्ड में भी आंसर लिखते हो तो एक जनरल इक्वेशन लिखो और उसके बाद आपको सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल आप लिखकर अपना आंसर क्या कर सकते हो? खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंट कंडीशन नहीं है। जैसे वाटर में हमने नॉर्मल कोल्ड वाटर ले लिया था, फिर हमने हॉट वाटर ले लिया था, फिर हमने स्टीम ले लिया था, यहाँ पर ऐसा कोई डाइल्यूट एसिड के साथ आप कंडीशन यहाँ पर नहीं लगाओगे। सिर्फ
आपको थ्योरी में ये चीज मेंशन करनी होती है कि डिफरेंट मेटल्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टिविटी हैव डिफरेंट विगर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, कि जो मेटल हैं उनकी रिएक्टिविटी जैसे जैसे कम होती जाएगी, जो इंटेंसिटी है रिएक्शन की, हाइड्रोजन गैस निकलने की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो आप सिंपल बस एग्जांपल लिख दो। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने सोडियम का रिएक्शन करवा दिया, किसके साथ से आपने H2SO4 ले लिया डाइल्यूट, राइट, इसके नीचे मेंशन करना डाइल्यूट, राइट, ये मेंशन करना जरूरी है, या तो आप आगे मेंशन कर दो या आप ऐसे नीचे मेंशन कर दो। सॉल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से सोडियम और यहाँ से सल्फेट, फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4, ये आ जाएगा एक्वस मीडियम में, और साथ में क्या लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अब बहुत इजीली इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने एक सोडियम का रिएक्शन लिख दिया, आप कैल्शियम का या पोटेशियम का रिएक्शन लिख दो HCl के साथ, आप सॉल्ट बना दो, हाइड्रोजन गैस बना दो। तो ये और थ्योरी में मेंशन कर देना वो विगर वाली बात जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं, कौन कौन से, कॉपर और बोलो सिल्वर, गोल्ड, समझ ही गए होगे आई होप योर पॉइंट, और प्लैटिनम, मरकरी, ये सारे जो मेटल्स हैं which are placed below hydrogen in the reactivity series। देखो इस पूरे रिएक्शन में हो क्या रहा है, हाइड्रोजन इज बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर निकाला जा रहा है। तो धक्का कौन मार पाएगा, ये उसको कौन लिबरेट कर पाएगा, जो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसको कौन डिस्प्लेस कर पाएगा, जो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसे मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, they are less reactive than hydrogen, they cannot displace hydrogen from dilute acids, they cannot displace hydrogen और they cannot produce hydrogen, कुछ भी आप लिख सकते हो, from dilute acid। इसका मतलब ये dilute acid के साथ, dilute acid के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। बच्चों मैं बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ कि एसिड को हर बार लिखना क्या है, डाइल्यूट एसिड। अगर आप थ्योरी में लिख रहे हो तब भी मेंशन करना है डाइल्यूट एसिड, अगर आप इक्वेशन में लिख रहे हो तो भी आपको मेंशन करना है डाइल्यूट एसिड, क्योंकि कंसंट्रेटेड के साथ चीजें क्या रहेंगी, थोड़ी सी डिफरेंट। बट आपके सिलेबस में क्या होता है, डाइल्यूट एसिड है, इसलिए हम उसी की बात कर रहे हैं। तो लेकिन हर बार मेंशन क्या करना, डाइल्यूट वर्ड मेंशन करना, राइट, इसके बिना वहां पर एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है एग्जामिनर की तरफ से। तो ये सारे मेटल्स क्या हैं, दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो डाइल्यूट एसिड के साथ इनका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, अगर डाइल्यूट एसिड आपने ले लिया डाइल्यूट HNO3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने डाइल्यूट एसिड कौन सा ले लिया, डाइल्यूट HNO3, तो जो अभी हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, अब हाइड्रोजन की जगह सॉल्ट के साथ क्या बनने लग जाएगा, वाटर। इसको बहुत ध्यान से समझना बच्चों। सपोज आपने कोई मेटल लिया M, उसका रिएक्शन आपने करवा दिया डाइल्यूट HNO3 के सॉल्यूशन के साथ, क्या बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा जैसे पहले वाले केस में बन रहा है। और पहले क्या हो रहा था, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी, अब हाइड्रोजन नहीं होगी, क्या बनेगा, वाटर बनेगा, राइट। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा आपसे पूछा जाता है ऐसा क्यों, या हो सकता है आपके भी मन में आएगा कि ऐसा क्यों। तो ये जो डाइल्यूट HNO3 होता है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने चैप्टर 1 में रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़े होंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़े होंगे, राइट। सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये चीजों को या दूसरे को, दूसरी स्पीशीज को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होनी चाहिए वो लिबरेट होगी, पर जैसे ही वो लिबरेट होगी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये उसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो एंड प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। अब ये भी तुमने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, वो दूसरे को, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है, इन टर्न रिड्यूस। तो इसने ऑक्सीडाइज तो कर दिया हाइड्रोजन को, इसको खुद को भी तो रिड्यूस होना चाहिए ना। तो इस केस में आपको कोई ना कोई रिडक्शन प्रोडक्ट भी यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा। तो इन केसेस में आपको 3 चीजें मिलती हैं। आपको मेटल का सॉल्ट मिलता है,
आपको हाइड्रोजन की जगह वाटर मिलता है जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन से बना है, और आपको HNO3 के रिडक्शन का भी कोई ना कोई प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने जिंक ले लिया और जिंक का आपने रिएक्शन करवा दिया डाइल्यूट HNO3 के साथ। हालांकि इसमें दो केसेस बनते हैं, डाइल्यूट HNO3 आपने कोल्ड लिया है या आपने हॉट लिया है, इसका भी फर्क पड़ता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पर और रिएक्शन के प्रोडक्ट पर। हम ये मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोल्ड HNO3 लिया हुआ है, कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड लिया हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, देखो सॉल्ट क्या दिख रहा है, जिंक और नाइट्रेट, जिंक और नाइट्रेट यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा, वैलेंसी के अकॉर्डिंगली जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर, और साथ में HNO3 का एक रिडक्शन प्रोडक्ट भी रिलीज होगा, दैट इज NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। तो HNO3 खुद रिड्यूस होगा किसी न किसी प्रोडक्ट में, और वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में, राइट। तो आप अगर मेटल लेते हो, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हो तो सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन की जगह क्या रिलीज होगा, वाटर, और साथ में रिडक्शन प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। ये ओवरऑल रिएक्शन रहेगा। इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिर्फ दो मेटल्स हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन गैस देते हैं, वो दो मेटल्स कौन से हैं, एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ भी क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप नॉर्मल एग्जाम्पल में डाइल्यूट HNO3 को छोड़ के यू कैन टेक एनी डाइल्यूट एसिड, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। जब डाइल्यूट HNO3 ले लिया तो हाइड्रोजन की जगह क्या बन जाएगा, वाटर, सॉल्ट एंड रिडक्शन प्रोडक्ट। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम और मैंगनीज, जो डाइल्यूट HNO3 के साथ भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। एक बात मैं और बता देती हूँ, ये मैंने क्या बोला, कोल्ड। सपोज हो सकता है आपके दिमाग में डाउट आ जाए कि मैम अगर हॉट ले ले तो क्या होगा, तो देखो सॉल्ट एज इट इज बनेगा, जो ये सॉल्ट बन रहा है ये एज इट इज बनेगा, वाटर एज इट इज बनेगा, सिर्फ ये जो रिडक्शन प्रोडक्ट है इसमें चेंजेस आते हैं। हॉट के केस में रिडक्शन प्रोडक्ट बन जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा, रिडक्शन प्रोडक्ट में ही डिफरेंस आते हैं, राइट। तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, N2O बन जाएगा, इसलिए मैंने जनरल इक्वेशन वो लिखी है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स में ये होना चाहिए, दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होना चाहिए डाइल्यूट HNO3 के बारे में, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है वो है अबाउट एक्वा रीजिया। शायद आपने ये टर्म सुना होगा, एक्वा रीजिया, ठीक है। एक्वा रीजिया एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है विच मीन्स रॉयल वाटर। एक्वा रीजिया मीन्स रॉयल वाटर। वाटर इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट लाइक वाटर, वाटर जैसा दिखाई देता है, जैसे वाटर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है वैसे ये भी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। रॉयल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका यूज उस हिसाब से है। इसका यूज क्या है बच्चों, जो अभी हमने देखे थे, कौन से मेटल्स हैं, ये वाले मेटल्स देखे थे ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्करी, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर आपने सिंगल कोई डाइल्यूट एसिड ले लिया, लेट्स से आपने डाइल्यूट HCl ले लिया, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने डाइल्यूट HNO3 ले लिया अलग से सिंगल, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन 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 ये क्या कर सकते हैं, इस एक्वा रीजिया से रिएक्ट करते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए एक्वा रीजिया है क्या, फिर इसका यूज, और यूज से ही ये समझ में आ जाएगा कि इसके नाम में रॉयल क्यों लगा हुआ है। तो देखो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ concentrated HCl एंड concentrated HNO3, ये दो एसिड्स का मिक्सचर है। अलग अलग एसिड से तो रिएक्ट नहीं कर रहे वो, हमने दोनों को कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया और मिक्सचर के फॉर्म में लिया है। अब मिक्स ऐसे नहीं कि मेरा मन आया तो मैंने ये ज़्यादा ले लिया, तुम्हारा मन आया तो तुमने वो ज़्यादा ले लिया, ऐसा नहीं। इनका रेशियो क्या है, वो फिक्स्ड है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ concentrated HCl एंड concentrated HNO3 in a ratio of 3:1 by volume। 3:1 by volume। 3:1 by volume का मतलब क्या है बच्चों,
कि अगर आपको लेट्स से 4 ml एक्वा रीजिया बनाना है तो उसमें आप 3 ml क्या लोगे कंसंट्रेटेड HCl और 1 ml क्या लोगे कंसंट्रेटेड HNO3। ये रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सो 3:1 बाय वॉल्यूम के रेशियो में जब आप इनको मिक्स करोगे तो इस मिक्स ये जो सोल्यूशन हमें मिलेगा इन दोनों का उसको बोला जाएगा एक्वा रीजिया। इसको हम फ्रेशली प्रिपेयर करते जब भी हमें यूज करना होता है, इसको बनाकर हम रखते नहीं हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, मैं देखती हूँ आप कंफ्यूज रहते हो कि 1:3 था या रेशियो 3:1 था, क्या था। तो इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें 3 है ना इसको 1 करो, इसमें 1 है ना इसको 3 करो, सिंपल। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो 1:3 था, HCl:HNO3 या 3:1 था, क्या था, HCl में 1 है इसको 3 कर दो, इसमें 3 आ रहा है इसको 1 कर दो, खत्म बात, राइट। तो ये हो गया क्या एक्वा रीजिया। अब इसका यूज क्या है, तो इसका यूज होता है कि ये जो नोबल मेटल्स हैं, ये जो बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, जो इंडिविजुअल एसिड से रिएक्ट नहीं करते वो इससे रिएक्ट कर लेते हैं। तो अगर आपके पास एक गोल्ड का सॉल्यूशन है लेट्स से, या आपके पास गोल्ड है जिसको आपको प्योरीफाई करना है, तो उसको प्योरीफाई कैसे करोगे, उसको पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसकी इम्प्योरिटीज हटाकर उसे सॉलिड में दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। जैसे हमारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पुराने हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम गोल्ड स्मिथ को वापस कर देते हैं ना कि यार इसका डिज़ाइन पुराना हो गया, मुझे अब ये नहीं पहनना। आप सुनार को क्या करते हो, वापस कर देते हो। वो क्या करेगा, वो उससे नए ऑर्नामेंट्स बनाएगा ना, उसको फेंकेगा तो नहीं, उसको रखेगा तो नहीं, तो वो उससे नए ऑर्नामेंट्स बनाता है। अब नए ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए या तो उसको मेल्ट करेगा, लेकिन गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है, या तो बोरैक्स पाउडर डालकर उसको मेल्ट कर देगा, या फिर वो क्या करते हैं एक्वा रीजिया में उसको डिसॉल्व करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को अलग करके उसे फिर से रिकवर कर लेते हैं और नए ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं, राइट। तो इसका यूज़ क्या हो गया, इट इज़ यूज टू डिसॉल्व और प्योरीफाई नोबल मेटल्स, नोबल मतलब जिनकी रिएक्टिविटी क्या है बहुत कम, इट इज यूज टू डिसॉल्व और प्योरीफाई नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। ये इनको डिसॉल्व या प्योरीफाई करने के काम आता है। अब ये मेटल्स देखो कौन से, मैंने ये दो एग्जाम्पल इसलिए लिखे हैं, गोल्ड, सिल्वर, दीज आर एक्सपेंसिव मेटल्स, ठीक है। अब तो फिर भी नॉर्मल पीपल कैन अफोर्ड गोल्ड, पर पहले के ज़माने में ओनली द रॉयल फैमिलीज कुड अफोर्ड हैविंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स और सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स। तो वहाँ से, क्योंकि रॉयल फैमिली वाले ये मेटल्स थे, वहाँ से इसका नाम क्या रखा गया, रॉयल वाटर। भाई एक वाटर जैसी चीज़ है, एक वाटर की दिखने जैसी चीज़ है जो रॉयल मेटल्स, जो एक्सपेंसिव मेटल्स को डिसॉल्व करने के काम आती है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए एक्वा रीजिया का नाम रखा गया। मीनिंग क्या है उसका, रॉयल वाटर। तो ये 2-3 चीज़ें आपको एक्वा रीजिया के बारे में ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बच्चों किसकी, ये बात हो गई मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ। अब बात करते हैं नॉन मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ। तो मैंने अभी आपको मैकेनिज्म समझाया था कि H+ को क्या मिलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा, अगर इसको ये इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तो ये भी नहीं होगा और ओवरऑल रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब आपने डाइल्यूट एसिड के साथ क्या ले रखा है, नॉन मेटल विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसको भी, नॉन मेटल को भी गेन करना है, H+ को भी इलेक्ट्रॉन गेन करना है, देने वाला कोई है नहीं। तो नॉन मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं होगा टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो सिंपली आप जब नॉन मेटल की बात करोगे तो लिख लेना, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट और दे डू नॉट प्रोड्यूस or they cannot produce, you can write anything, hydrogen gas with dilute acids, ठीक है। डाइल्यूट एसिड के साथ वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते और उनका रिएक्शन वहां पर नहीं होता, राइट। तो ये हो गई बच्चों मेटल नॉन मेटल की बात किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, इसके आगे की प्रॉपर्टी लेंगे, एक मेटल का रिएक्शन करवाएंगे दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़िएगा। यहाँ तक पूरा चैप्टर रिवाइज करते रहो, डाउट्स जो भी आए कमेंट सेक्शन में डालो। एक होमवर्क मैं आपको देना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि होमवर्क आप लोग अच्छे से करते हो और करना भी चाहिए, उससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। तो सपोज मैंने बोला आपको कि डाइल्यूट एसिड की जगह मैंने कंसंट्रेटेड एसिड ले लिया, ठीक है, डाइल्यूट एसिड की जगह मैंने कंसंट्रेटेड एसिड ले लिया,
तो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ क्या प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे मैंने आपको डाइल्यूट एसिड की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखवाई थी ना, कभी सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ऐसे ही अगर एसिड कंसंट्रेटेड है तो जो मेटल्स हैं क्या वो रिएक्ट करेंगे, अगर वो रिएक्ट करेंगे तो उनका क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, क्या कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर, वो रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, अगर करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे। ठीक है, तो ये जो होमवर्क है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। कंसंट्रेटेड एसिड की थोड़ी सी बात करेंगे और आगे पढ़ेंगे मेटल, एक मेटल का रिएक्शन दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, जो भी डाउट्स आए कमेंट सेक्शन में डालते रहिए। कीप आंसरिंग ऑल्सो, कीप शेयरिंग योर लव एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। Right guys, so good luck, thank you.